हेलो। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक आर्य भाषा परिवार। तो इसमें सबसे पहले है संस्कृत भाषा, जो उसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो इसमें इसके भी दो भाग हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। दूसरा है फिर आई पाली भाषा। तो इसकी समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। और इसमें क्या थे, पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। फिर प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक वो जो थी जन सामान्य की भाषा थी। फिर अपभ्रंश भाषा जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जो लोक भाषा थी। फिर आती है हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक। तो संस्कृत जो भाषा थी वो देव भाषा थी, वेदों की भाषा थी, पंडितों की भाषा थी, अभिजात वर्ग के लोगों की भाषा थी, सामान्य जनता के लिए कठिन थी। इसलिए संस्कृत जो है विकृत होकर के उसने पाली का रूप ले लिया। तो कोई भी भाषा ना तो अचानक जन्म लेती है और ना ही अचानक उसकी मृत्यु होती है। तो भाषा मनुष्य की इच्छा से बनी व्यवस्था है। पाली जो है पल्ली शब्द से बना है। पल्ली कहते हैं ग्रामीण भाषा या क्षेत्रीय भाषा को, जैसे धर्म ये पाली भाषा का है और पल्ली भाषा में इसको क्या कहते थे, धम्म। तो और कई विद्वान कहते हैं कि पर्याय का अर्थ होता है प्रवचन। तो जो भगवान बुद्ध ने अपने वचन दिए थे तो उससे इसका नाम पर्याय भी कह सकते हैं। तो गौतम बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में उन्होंने दिए थे। पाली, फिर प्राकृत का मतलब होता है प्रकृति या स्वभाव, स्वाभाविक, सहज, विकृत या प्राकृत। तो उससे ये नाम पड़ा है। संस्कृत क्या है, सहज और स्वाभाविक हुई थी। उसके बाद पाली का जन्म हुआ। दूसरी बार सहज या स्वाभाविक हुई संस्कृत, तो वह प्राकृत हुई। फिर संस्कृत भाषा तीसरी बार सहज और स्वाभाविक हुई तो अपभ्रंश भाषा की उत्पत्ति हुई। इसी कारण पाली को प्रथम प्राकृत कहा गया है, फिर प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा गया है, फिर अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा गया है। कुछ विद्वानों के मतानुसार पंक्ति से पाली उत्पन्न हुआ है, क्योंकि पंक्तिबद्ध लोगों को उपदेश देने के कारण वह पंक्ति से पाली की उत्पत्ति हुई। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। तो इसे मागधी भाषा भी कहा जाता है और बौद्ध धर्म की भाषा भी है ये। तो इसमें त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई थी। तो त्रिपिटक कौन से थे? पिटक का मतलब क्या होता है? पिटक यानी टोकरी। तो त्रिपिटक यानी 3 टोकरियों में जो ग्रंथों में जो 3 टोकरियों में बौद्ध ग्रंथों को रख करके वो लेके गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो त्रिपिटक कौन से थे? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। जिसे साहित्य में एक त्रिपिटक, एक अठकथा साहित्य, मिलिंदपन्हो, दीपवंश और महावंश, ये से व्याकरण ग्रंथ जो थे वो पाली भाषा के, एक तो था कच्चान व्याकरण और अशोक के शिलालेख हैं उसमें, और मेगलान व्याकरण सदनीति। तो जो अशोक का पुत्र था महेंद्र, जब श्रीलंका जा रहा था तब वह जो त्रिपिटक जो थे उनको अपने सर पर रख करके वो ले गए थे। तो श्रीलंका क्यों जा रहे थे? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये त्रिपिटक जो है वही रचनाएं हैं जो श्रीलंका में आज तक संकलित रखी गई हैं। तो पाली जो है ब्राह्मी लिपि से इसका उद्भव हुआ है और संस्कृत का भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है और आगे चल कर के देवनागरी का विकास हुआ। तो विशेषताएं क्या है इसकी? ध्वनिगत विशेषताएं, शब्दगत विशेषताएं और व्याकरणगत विशेषताएं हैं। ध्वनि, शब्द, व्याकरण और अर्थ। व्याकरण कहते हैं वाक्य को। तो संस्कृत की जो ध्वनियाँ हैं री,
तो ई, उ और र, मृत्यु और मिच्चू। संस्कृत का जो मृत्यु शब्द है वो पाली में आकर के मिच्चू हो गया था, और नृत्य, संस्कृत का नृत्य, तो वो पाली में नच्य कहलाया गया था। फिर हाथी गुम्फा के और खारवेल का जो स्तंभ है, इन दोनों में पाली के स्रोत देखने को मिलते हैं। तो मथुरा से उज्जैन तक पाली भाषा बोली जाती थी, और महात्मा बुद्ध की मातृभाषा भी पाली थी। फिर आती है प्राकृत भाषा। प्राकृत का अर्थ है पहले की बनी हुई। तो प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है। बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। संस्कृत नाटकों के अदम्भ पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी। प्राकृत भाषा के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में विचार किया। प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम वररुचि, जो 7वीं सदी के आसपास है, उनका आता है। उनका व्याकरण का नाम प्राकृत प्रकाश है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। इन्होंने प्राकृत व्याकरण की रचना की। रास रासक शब्द का प्रयोग होता है। फिर प्राकृत भाषा के भेद हैं। एक शोरशेनी प्राकृत, पैशाची प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और मागधी प्राकृत। फिर इसके बाद आता है भारतीय आर्य भाषा परिवार। तो इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल कब से है? 1500 से 500 ईसा पूर्व, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल है 1000 से अब तक। फिर इसमें आता है मध्यकालीन आर्य भाषा काल, जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है, उसमें कौन सी भाषाएं आ जाएगी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में क्या है? उपनिषद, चारों ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा काल में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बिहारी, बंगाली, उड़िया और आसामी। तो फिर है अपभ्रंश। अपभ्रंश का काल है 500 से 1000 ईस्वी तक। पृष्ठभूमि क्या रही इनकी? अपभ्रंश का जन्म जो है संस्कृत से ही हुआ। भारतीय आर्य भाषाओं के 3500 वर्षों से अधिक के इतिहास को अपभ्रंश कहा जाता है। तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। विक्रम उर्वशीय में कालिदास जी ने भिन्न अधम पात्रों के द्वारा इसका प्रयोग दर्शाया है। तो भामह ने अपभ्रंश को क्या कहा है? संस्कृत एवं प्राकृत के साथ काव्य उपयोगी भाषा। 6ठी शताब्दी से अपभ्रंश का प्रयोग हुआ। प्राकृत एवं आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी है ये। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया था, और पतंजलि महाभाष्यकार ने अशुद्ध, अपभ्रष्ट और संस्कार च्युत कहा इनको। भर्तृहरि ने संस्कारहीन शब्दों को अपभ्रंश कहा। दंडी ने काव्यादि में अभीरों की भाषा कहा। भरत मुनि ने अभीरोक्ति कहा। तो ये ध्यान देने योग्य बात यह है, इम्पोर्टेंट ये है कि अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा था? तो अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य था धनपाल कृत भविष्यत कहा। अपभ्रंश के राम काव्य के प्रथम कवि कौन थे? स्वयंभू, 8वीं शताब्दी। अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ या महापुराण जो था, उसमें 120 संधियाँ थी और 63 श्लाका पुरुषों का वर्णन है उसमें। तो उस महापुराण का नाम था तिलसठी महापुरुष गुणालंकार। फिर उसमें क्या थे? अपभ्रंश भाषा में आदि पुराण और उत्तर पुराण। आदि पुराण में क्या था? ऋषभदेव और उनके पुत्र का वर्णन था, और उत्तर पुराण में शेष तीर्थंकर जो थे और अन्य महापुरुषों का चरित्र वर्णित है, और राम कथा और कृष्ण कथा भी है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट को एक ही माना, और अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में तथा अपभ्रंश का विकास अवहट के रूप में माना।
और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परिवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। अपभ्रंश जो है उकार बहुला भाषा है, उसमें हम, हमको हम, तुहु तुमको तुम कहा जाता है, तू को तुम, तस को उस। ब्रज भाषा अवधि आदि में जो मनु, मन, कारणु, कारण, अंगु, जगु, चलु, चल, चलतु आदि जो पद है अपभ्रंश से चले आ रहे हैं। तो सर्वाधिक तद्भव शब्द हैं उसमें, अपभ्रंश भाषा में तत्सम देशित शब्द बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। तो इस प्रकार प्राकृत अनेक बातों से पाली से समानता रखते हुए भी एक तो अधिक विकासोन्मुख है और दूसरे उसमें भेद के लक्षण भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा।